हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस यूपी ट्रिपल एससी पीईटी क्लासेस 2025 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज ये क्लास फिफ्थ होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। जितने भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी का समावेश हम इस वीडियो में कर रहे हैं। ये पांचवी क्लास है, तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपसे हमारी एक गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखना है अच्छे से, क्योंकि एक एक प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूर्व परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो शुरू करेंगे हम यहां से, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। जी हाँ दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक टॉपिक है, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। यहां से जो प्रश्न बने हैं उनको देखेंगे सबसे पहले, फिर आगे टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? ये प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया है। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है रानी की उद्घोषणा, ऑप्शन सी है मिंटो माले सुधार, ऑप्शन डी है मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा उद्देश्य केवल प्रश्नों को हल करना ही नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या भी साथ में कराने वाला हूं, विस्तृत व्याख्या, और उसका विश्लेषण हम करेंगे कहां से कैसे प्रश्न बनते हैं, ताकि आप एक सही वे में अपनी तैयारी कर सकें। तो इस उद्देश्य से ही हम आगे बढ़ेंगे। और यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 की जो परीक्षा है, उसमें हम 70 प्लस स्कोर कराने का हमारा लक्ष्य है। तो सबसे पहले जो नींव है पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, उसको हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो नए हैं चैनल पर, फिर कह रहा हूं मैं एक बार, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं यदि आप सीरियस हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जो है व्याख्या देखेंगे प्रश्न की, क्योंकि यहाँ पे यही मेन नींव है। व्याख्या क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। याद रखना, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम। ये तो हो गई प्रश्न की बात। तो इस अधिनियम के अन्य प्रावधान क्या है, वो निम्नलिखित है। इसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे, क्या प्रावधान है यहाँ पे हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि इनसे यदि कोई प्रश्न बनता है आगे परीक्षा में तो आप उसे आसानी से कर जाएं। तो पहला है कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार देखिए संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। देखिए भारतीय जो अधिनियम था 1935, उसके द्वारा पहली बार जो है संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। दूसरा क्या है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। देखिए यहाँ पे प्रांतीय स्तर पर जो है द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। ये सब क्या हो, 1935 का जो एक्ट है उसके द्वारा ये प्रावधान किए गए। अगला क्या है कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। और फोर्थ नंबर में क्या है कि इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। संघ सूची जिसमें 59 विषय हैं, राज्य सूची जिसमें 54 विषय एवं समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं तथा दासता का अधिकार पत्र कहा था। तो यहां से देखिए कई प्रश्न हमारे तैयार हो गए कि वह कौन सा अधिनियम है जिसको एक कार जिसमें ब्रेक नहीं पर इंजन नहीं है, ठीक है, या दासता का अधिकार पत्र किसे कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। तो वो यही अधिनियम है 1935 वाला। तो आप यहां से कई प्रश्न हमने तैयार कर लिए। इसी तरह बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरह दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ, तो बने रहें। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखेंगे कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? सरकार के किस अधिनियम द्वारा बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वेवल योजना 1945, क्रिप्स मिशन या भारत सरकार अधिनियम 1935।
देखिए यहाँ से फिर एक बार प्रश्न उठा यूपी ट्रिपल एससी 2022 में। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 से दूसरा प्रश्न क्या उठा है, इसको भी देखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो राइट जो है इसकी व्याख्या देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण 1937 में हुआ। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को देखिए भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया था। तो बंबई से सिंध प्रांत को अलग करना और निर्माण करना, और आपका बर्मा को भारत से पूर्णतः अलग करना, ये किसके द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। और इसमें जो मुख्य मुख्य कार्य हुए थे उसकी चर्चा भी हमने पहले पृष्ठ की व्याख्या में कर ली। यही दोस्तों इस वजह से मैं कह रहा हूं एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखना, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से हम चीजों को करा रहे हैं ताकि आपको कोई बोरियत महसूस ना हो और अच्छे से आप सभी चीजों को कवर कर लें हमारे साथ, क्योंकि अभी टाइम बहुत है, बहुत आसानी से हम सभी प्रश्नों को कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो उद्देश्य है, लगभग 10,000 प्लस पूर्व परीक्षा में यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे कराएंगे, सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे वो मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जितना भी यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है उस सभी के मिलाकर 10,000 प्लस एमसीक्यूज में यहाँ पे कराने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए व्याख्या जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं 20 से 30,000 प्रश्नों को हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे, जो कि काफी है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2000 परीक्षा में 70 प्लस स्कोर करने में। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अभी आप पे, बहुत अच्छा प्रश्न कि भारत सरकार, देखिए फिर से वही प्रश्न बन रहा है कि भारत सरकार अधिनियम से देखिए प्रश्न बना है कि 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, ये आपसे पूछा है। तो 7 है, इनमें से कोई नहीं, 5 या 6 है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो है वो 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यह दिल्ली में स्थित था तथा भारत का पहला उच्च न्यायालय था। ठीक है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ था, स्थित था, दिल्ली में स्थित था, याद रखेंगे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। भारतीय संघीय न्यायालय 1937 के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो मॉरिस गिवेयर थे। कौन थे, मॉरिस गिवेयर थे। देखिए कई प्रश्न यहाँ से हमारे तैयार हो जाते हैं जब हम यहाँ पे विस्तृत व्याख्या का विश्लेषण करते हैं। भारतीय संघीय न्यायालय जो कि दिल्ली में स्थित था, भारत का पहला उच्च न्यायालय था, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मॉरिस गिवेयर थे। ठीक है, याद रखेंगे। और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, बने रहें हमारे साथ। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। देखिए यहां से कहीं ना कहीं ये तो पता हमें पड़ गया कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है वहां से यूपी ट्रिपल एससी प्रश्न पूछता है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से दोस्तों गूगल पर सर्च करके भारत सरकार अधिनियम 1935 मोस्ट एमसीक्यूज को अगर आप डीप और डीप से पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं किसी भी बुक से, गूगल से, कहीं से भी। लेकिन जो मुख्य मुख्य प्रश्न दोस्तों हम बहुत हद तक, कम से कम 90% प्लस हम यहाँ पे प्रश्नों को यहीं से तैयार कर लेंगे जो भारत सरकार अधिनियम के मुख्य प्रश्न है, जहां से प्रश्न बनते हैं। देखिए क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन या संघीय बैंक की स्थापना, शक्ति का विभाजन। देखिए प्रांतीय स्तर पर नहीं था, ये केंद्रीय स्तर पर किया गया था, प्रांतीय स्तर पर हटा के, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में क्या है कि प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियों का प्रावधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। ध्यातव्य है कि इसी अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, बर्मा को भारत से पृथक किया जाना तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना आदि प्रावधान किए गए थे। दोस्तों इस पे हमने चर्चा कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। देखिए फिर वही प्रश्न पूछ लिया जिसकी मैंने व्याख्या में बात की थी, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, जिसने दास्ता का नया अधिकार किया था। और एक और यहाँ पे की थी कि इंजन है बिना उसका, आप देखेंगे उसको, जो हमने पहले बात की थी क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। किस किस की? अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक, अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। जिन्ना ने इसे पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। ठीक है। क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथिय चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। देखिए यहां से 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं कि उत्तर तिथिय चेक की संज्ञा क्रिप्स मिशन को किसने दी? गांधी जी ने दी। तैयार कर लेना है इसको। और पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल ऐसे ही किसने बताया? जो भारतीय अधिनियम था 1935 का, जिन्ना ने बताया। और पीटी नेहरू ने इसे क्या कहा था? दास्ता का नया अधिकार नियम पत्र, अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी की संविधान की संज्ञा दी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, उनको यहाँ पे अब देखेंगे। जितने भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा प्रश्न बने हैं अब तक, चलिए, कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो, मतलब चलो दिल्ली या दिल्ली चलो, किसने दिया था प्रसिद्ध युद्ध का नारा? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो दिल्ली चलो या चलो दिल्ली का जो नारा था वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था। देखिए कहां पे दिया था? सिंगापुर में। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए को प्रेरित करने के लिए तब किया था जब आईएनए ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किस घटना की प्रतिक्रिया में चलाया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान, वेवेल प्लान, साइमन कमीशन रिपोर्ट या क्रिप्स मिशन? तो क्रिप्स मिशन की विफलता में ये चलाया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में चलाया गया आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न ये बना है आपका, क्या है प्रश्न? देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का जो श्रेय है सुभाष चंद्र बोस को जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। देखिए यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया प्रश्न है, व्याख्या देखेंगे इसकी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, कब? 1939 में, सन याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन किया। तो याद रखना है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो गठन किया था आईएनए का, वो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन नेशनल आर्मी जिसको बोला जाता है, ठीक है, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। ऐसे ही दोस्तों बहुत कम समय में हम सभी प्रश्नों को, जो मुख्य प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षाओं पूछे गए हैं, उन सभी को कवर कर लेंगे। बस आपको करना क्या है, अच्छे से दोस्तों, यदि आपको क्लियर करना है एग्जाम, तो हमारे साथ बने रहें। जितने भी प्रश्न है दोस्तों, एक एक प्रश्न आप देख रहे होंगे, एक एक प्रश्न बहुत अपने आप में बहुत खास है। आपको मन नहीं करेगा इसको स्किप करने का एक एक प्रश्न को। देखिए 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, लॉर्ड लिनलिथगो यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि
बहुत प्रश्न ऐसे हैं जो दोस्तों कहीं ना कहीं जब आप पढ़ते रहते हैं तो आपको याद रहते हैं। तो लेकिन मैं कहूंगा आप क्या करेंगे, क्लास को स्किप करके चले जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे बहुत बड़ी दोस्तों गलती कर देते हैं। क्या गलती होती है वो, जो प्रश्न आपको याद है दोस्तों, ठीक है, उसे एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, वो और मजबूत हो जाएगा। और जब आप उस प्रश्न को स्किप कर दीजिए, मैं मान रहा हूँ इस प्रश्न को स्किप कर दीजिए, लेकिन उसकी व्याख्या को आप स्किप मत करिएगा। व्याख्या को, जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ, क्योंकि व्याख्या जरूरी ही है। इसमें व्याख्या में 2 से 3 प्रश्न आपके रिकॉल हो जाते हैं, जो आप भूल चुके हैं वो भी आपको याद आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रश्न को स्किप नहीं करना है। चाहे तो आप वीडियो की गति बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी तेज गति से आप प्रश्नों को देख सकते हैं। यदि आप रिवीजन के मूड में क्लास देख रहे हैं तो आप वीडियो की थोड़ी गति बढ़ा सकते हैं, जिससे और भी कम समय लगेगा। हालांकि मैं बहुत कम समय में चीजों को कराता हूं। चलिए आगे इसकी व्याख्या देखेंगे कि लॉर्ड लिनलिथ को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत के वायसराय रहे। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। मुंबई में, याद रखेंगे, गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपना भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था, याद रखेंगे, गांधी जी ने। कहा, गांधी जी के ग्वालियर टैंक के मैदान में इसका आह्वान किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। याद रखेंगे, ग्रेट ओल्ड लेडी अरुणा आसफ ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था। ठीक है, इसलिए इनको जाना जाता है। अब इसको अगस्त क्रांति के नाम से इस मैदान को जाना जाता है। अगस्त क्रांति याद रखना है, 8 अगस्त को, क्योंकि यहाँ पे शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसको अगस्त क्रांति नाम दिया गया है मैदान को, जो ग्वालियर टैंक का मैदान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, इसको देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। देश नायक किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो सुभाष चंद्र बोस को जो देश नायक कहा था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे सुभाष जी के बारे में कुछ चीजें देखेंगे, व्याख्या को, कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। इसका उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना था। वर्ष 1939 में त्रिपुरी में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ फिर से चुनाव जीता तथा मतभेद हो जाने के कारण त्याग पत्र दे दिया। वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और हाल ही में सरकार ने उनकी 125वीं जयंती मनाते हुए इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा स्थापित की और प्रतिमा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। याद रखेंगे, ये करंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे करो या मरो का नारा किसने दिया, इसकी हमने चर्चा कर ली है। व्याख्या में महात्मा गांधी द्वारा ये दिया गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है परीक्षा की नींव होते हैं, परीक्षा की जड़ होते हैं किसी भी परीक्षा की। तो इनको सबसे पहले करना यही हमारा उद्देश्य होता है, और उसके बाद हम सिलेबस को देखेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम तैयारी को आगे करेंगे अपनी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो का नारा किसने लिखा था? यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 की। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जे बी कृपलानी। तो ये जो है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो इसका प्रस्ताव जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसकी व्याख्या यहाँ पे देखेंगे अच्छे से। व्याख्या क्या है कि सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। बोस एवं पट्टाभी सीतारामैया के मध्य हुए चुनाव में बोस विजय हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के पद त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे तैयार होगा एक और प्रश्न कि त्रिपुरी संकट के नाम से किस घटना को जानते हैं? तो जब उस घटना को जानते हैं जहां पे सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहां पे अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, व्याख्या से चीजें दोस्तों बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हमारे साथ बने रहे, बहुत धीमे धीमे और अच्छे तरीके से हम सभी चीजों को करते चलेंगे। छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से मैं कंप्लीट आपको 10,000 प्लस एमसीक्यूज यहाँ पे कराने वाला हूँ। बस हमारे साथ जुड़ जाएं, वीडियो में चैनल के साथ जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए डेली क्लासेस ला सकें। तो चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन अगला प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जो सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो ये मुंबई क्षेत्र में चलाया गया आंदोलन था, याद रखेंगे। मुंबई के ग्वालियर टैंक में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसको ग्राउंड को, मैदान को, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं एक बार और कि अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर की गई। यहीं पर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन और मैदान को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति, अगस्त आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस वर्ष ... में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, तो कौन से वर्ष में? तो 1938 में बने से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, याद रखना है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो भैया नेताजी तो सुभाष चंद्र जी बोस को कहा जाता था, सभी को पता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम कुछ उपनाम देखेंगे कि नेताजी किसके कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है, कायदे आजम। और राष्ट्रपिता किसे? महात्मा गांधी को, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व परीक्षा में यूपीएससी आयोग द्वारा पूछे गए। दोस्तों कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, उन सभी दोस्तों तक, भाई बहनों तक इस वीडियो को शेयर करें, पहुंचाएं उन तक जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी पीटी 2025 की। दोस्तों तो आज हम यहाँ पे समाप्त कर चुके हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो यूपीएससी आयोग द्वारा पूर्व परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। तो आज ये अंतिम वीडियो थी। टोटल 5 वीडियोस हमने यहाँ पे करा दी है। 5 क्लासेस में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो पूर्व परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे
उन सभी को पूरा विस्तृत व्याख्या सहित कवर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं चैनल पर, जिसने नहीं देखे हैं आप हमारे जो है चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाके वहां पे वीडियोस को देख सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें और दोस्तों इसी तरीके से पढ़ते रहें। धन्यवाद।